हे गाइस, वेलकम बैक टू साउ साइंस क्लासेस। तो आज का जो हमारा क्लास 10 में लेसन नंबर 1 का टॉपिक है वो है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कल मैंने आप सबको समझाया था प्रॉपर्ली कि 3D डायमेंशनल पैकिंग किस तरीके की होती है। उससे पहले हम 1 और 2 डायमेंशनल पैकिंग भी पढ़ चुके हैं और कल हम 3D पैकिंग भी ख़त्म कर चुके हैं। और कल ही मैंने आपको कहा था कि हम कल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ेंगे, मतलब कि आज हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि प्रॉपर टॉपिक समझ में आ सके। छोड़ा बीच में से तो कुछ नहीं समझ आएगा। और इससे पहले पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देख लेना, वरना आगे का कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सब लोग इस चैप्टर को देखेंगे। और ये न्यूमेरिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, या फिर चतुष्फलकीय या फिर अष्टफलकीय रिक्तियाँ। सबसे पहले रिक्तियाँ क्या होती हैं मैं वो बताना चाहती हूँ। कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्चुअल में रिक्तियाँ क्या होती हैं। कि जब हम किसी भी परमाणु को, हम गोलों को समझ लीजिए, जब इस तरीके से हम इन्हें अरेंज करते हैं एक लाइन में, अब मैंने यहाँ दूसरी लगा दी, उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ अरेंज कर दिया, फिर यहाँ अरेंज कर दिया, फिर यहाँ अरेंज कर दिया। तो अरेंज करने के बाद कुछ जो इस तरीके से आपको ये खाली स्थान दिखाई दिया है, जो यहाँ बना है, ये दिखाई दे रहा है सबको, ये खाली स्थान जो कि यहाँ बना हुआ सबको दिखाई दे रहा है, इनको हम कहते हैं रिक्तियाँ। इनको हम कहते हैं वॉइड्स, या फिर इनको हम कहते हैं रिक्तियाँ, जो कि ये खाली स्थान बन जाता है। जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता की हमने वीडियो पढ़ी थी, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि ये स्थान जो कि घेरा गया है इन परमाणुओं द्वारा, ये है संकुलन क्षमता। ये ऑक्यूपाइड स्पेस है जो कि घेरा गया है, ये है संकुलन क्षमता। और ये जो खाली स्थान बचा है ये है अनऑक्यूपाइड स्पेस, या फिर इनको हम वॉइड्स कहते हैं, या फिर हम इनको रिक्तियाँ कहते हैं। तो ये रिक्तियाँ आपके कोर्स में दो तरीके की हैं, एक चतुष्फलकीय रिक्तियाँ और एक अष्टफलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ वो जिनके 4 फलक है, और अष्टफलकीय रिक्तियाँ वो जिनके 8 फलक हैं। तो आज हम इन दोनों टाइप की रिक्तियों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिक्तियों से। तो रिक्तियों, और आज हम रिक्तियों का स्थान भी पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में ये रिक्तियाँ होती कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल में 2 प्रकार की रिक्तियाँ पाई जाती हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को पढ़ेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये कहती हैं आपसे कि जब द्वितीय परत का एक गोला, जब सेकेंड वाली लेयर, आपको पता है ये फर्स्ट वाली लेयर है, ठीक है। अभी इसके ऊपर कौन सी लेयर लगाओगे, इसके ऊपर लगाओगे सेकेंड वाली लेयर, सबको पता है। चलो अलग अलग से समझ लेते हैं कि सबसे पहले है फर्स्ट वाली लेयर, ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर, ओके। इसके बाद कलर चेंज कर देते हैं और फिर देखते हैं कि ये हो गई आपकी सेकेंड लेयर। कौन सी लेयर हो गई ये आपकी सेकेंड लेयर हो गई, ठीक है, ओके। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, इसके बाद इन्होंने बोला कि जब द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत की रिक्ति के ऊपर होता है, जब आप सेकेंड वाली, ये आपकी फर्स्ट वाली लेयर थी और इसके ऊपर आपने सेकेंड वाली लेयर बनाई थी, तो सेकेंड परत के ऊपर होता है, तब इस रिक्ति को चतुष्फलक रिक्ति कहते हैं। तो इनसे बनने वाली रिक्ति क्या कहलाती है, चतुष्फलक रिक्ति। ये प्रथम हो गई, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये लगा दिया, तो इनके थ्रू जो बनी रिक्ति है, जो ये आपको दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की रिक्तियाँ क्या कहलाती हैं, इस प्रकार की रिक्तियाँ क्या कहलाती हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। जब इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाता है तब एक चतुष्फलक बनता है, और जब आप इन 4 गोलों के केंद्रों को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, एक चतुष्फलक बन जाता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये कि एक चतुष्फलक रिक्ति बनने के लिए कितने परमाणुओं की ज़रूरत है या कितने गोलों की ज़रूरत है, 4। ये क्वेश्चन आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनने के लिए कितने परमाणुओं की ज़रूरत है, तो कितने परमाणुओं की ज़रूरत है, 4। और इस चतुष्फलकीय रिक्ति को हम टी से अंकित करते हैं, ठीक है, इसको हम टी से प्रेजेंट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है टीवी, टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो घन के अंतः केंद्र पर होती है, घन के बॉडी डायगोनल पर होती है। जब मैंने बीसीसी और एफसीसी कराया था तब मैंने आपको समझाया था कि बॉडी डायगोनल क्या होता है और फेस डायगोनल क्या होता है। तो जब हम
जब हम क्या करेंगे, ये इस क्यूब के बीचों बीच में से जब एक केंद्र स्थापित करेंगे ये, तो ये कहलाएगा बॉडी डायगोनल। क्या कहलाएगा? बॉडी डायगोनल। और जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस फेस पर, इस फलक के बीच में से एक विकर्ण करूंगी तो ये कहलाएगा फेस डायगोनल। क्या कहलाएगा? फेस। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप एक कमरे के बीचों बीच में बैठे हुए हैं, तो वो है बॉडी डायगोनल। क्या है? बॉडी डायगोनल। और जब आप एक दीवार से सटकर उसके बीचों बीच में किसी चीज़ को रख देते हैं तब वो है फेस डायगोनल। क्या है? फेस डायगोनल। क्योंकि तब तो आप सिर्फ एक फलक के बीचों बीच में से क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अभी हम एक क्यूब के जब बीचों बीच में से किसी चीज़ को काट रहे हैं तब वो क्या आ रहा है? बॉडी डायगोनल। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो बॉडी डायगोनल पर होती हैं। किस पर होती हैं? बॉडी डायगोनल पर होती हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल। कितने? 4 बॉडी डायगोनल। कैसे होते हैं 4 बॉडी डायगोनल? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसके बाद अभी यहाँ पर अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो वो तीसरा होगा और आगे की तरफ देखेंगे तो 4 होंगे। तो इस तरीके से 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं और एक बॉडी डायगोनल पर 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 2। ये मैं क्लियर करती हूँ आपको कैसे। आपको पता है कि जब आप बॉडी डायगोनल खींचेंगे, जब आप इस क्यूब में से इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल खींचेंगे, ठीक है, यहाँ पर खींचेंगे तो आपको पता है ये एक बॉडी डायगोनल निकाल लिया मैंने बाहर। ये सबको दिखाई दे रहा है? बॉडी डायगोनल समझ आ गया? तो ये बॉडी डायगोनल मैंने बाहर निकाल लिया। अब हमने कुछ पढ़ा था आर और ए के बीच का रिलेशन, जो कि इससे पहले वाली वीडियोस में है। मतलब पहले वाली वीडियो के अंदर आर और ए के बीच का रिलेशन है, जिसको हमने रेडियस और एज लेंथ का बीच का रिलेशन पढ़ा है। तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि जब BCC के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था दैट R इज इक्वल्स टू √3a/4। ठीक है, तो ये हो सकता है 4R इज इक्वल्स टू 3√a, 4R इज इक्वल्स टू √3a, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि जब हम एक डायगोनल खींच देते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। क्या हो गया? ये इसका सेंटर। ये इस सेंटर के बाद एक परमाणु ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा और एक परमाणु ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा। 2 परमाणु आ जाएंगे। इस पूरे की यहाँ से यहाँ तक लेंथ है 3a/√3a। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपसे कहूँ कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होती है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसने बोला बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। तो ऑब्वियसली एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगी और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगी। तो कैसे होगी वो भी हम देखते हैं। तो जब ये टोटल लेंथ क्या कहते हैं 3√3a है और रेडियस कितनी आई थी इसकी? 4 आई थी। सॉरी, कितना था इसका? हमने कितना पढ़ा था? 4R इज इक्वल्स टू √3a। ठीक है, तो टोटल रेडियस कितनी आई है? 4R आई है। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? √3/4 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? √3/4। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बॉडी डायगोनल पे ये कहाँ कहाँ होती है और एक बॉडी डायगोनल पे कितनी होती है और उसकी लेंथ कितनी होती है वो भी समझा दिया। मैं आपको ये समझाती हूँ कि बॉडी डायगोनल पे ये कैसे हैं। देखिए, ये एक क्यूब है, थोड़ा क्लियर हो जाता है। हाँ ठीक है, ये एक क्यूब है। ठीक है, ये हमने इसके बीच में बॉडी डायगोनल खींचा है। कलर चेंज कर देती हूँ मैं। ये हमने यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल इसके बीचों बीच में खींचा है। ठीक है, अब ये एक क्यूब का किनारा है। क्या है? एक क्यूब का किनारा। अब एक परमाणु तो यहाँ पे स्थापित हो गया, दूसरा परमाणु इस ऊपर वाले फलक पर है। ठीक है, तीसरा परमाणु इस वाले फलक पर है। अब चौथा परमाणु कहाँ होगा? चौथा परमाणु पीछे वाले फलक पर होगा। कहाँ पर होगा? पीछे वाले फलक पर। और जब अब इन चारों को जोड़ दोगे तो क्या बन रहा है? इन चारों को जोड़ने से क्या बन रहा है? एक टेट्राहेड्रल। क्या बन रहा है? टेट्राहेड्रल या फिर चतुष्फलक। और एग्जैक्टली सेम एक यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ हो गया, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ हो गया, ठीक, उसके बाद एक पीछे वाले उस पर हो गया फलक पर, और इसके बाद एक यहाँ हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल बन रहा है। तो इसका मतलब आपको क्लियर ये हुआ कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन सकते हैं। एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ भी बन सकता है। तो इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स बन सकते हैं। अब इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है वो मैंने अब भी आपको बताया, √3a/4। ये मैं आपको यहाँ यही समझा रही थी कि ये मैंने एक बॉडी डायगोनल ले लिया है। ठीक है,
ये एक बॉडी डायगोनल मैंने लिया है और उस बॉडी डायगोनल में सबको समझ आ रहा है कि ये इसके सेंटर का पॉइंट है, ठीक है। ये क्यूब है, ओके। इस पर मैंने एक बॉडी डायगोनल ले लिया, ये इसके सेंटर का पॉइंट है, तो ये इसके सेंटर का पॉइंट यहाँ हो गया। इसके बाद एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ हो जाएगी, क्लियर, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ हो जाएगी। तो इस तरीके से दो टेट्राहेड्रल वॉइड एक बॉडी डायगोनल पर उपस्थित होते हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया कि ये होती है √3a/4, ये भी होती है √3a/4। तो ये इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल वॉइड है जिसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। अब ये होती कैसे है कि सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपने ये ली है इसकी फर्स्ट लेयर, ये कौन सी लेयर है, इसकी फर्स्ट लेयर। उसके बाद आपने इसकी ये सेकंड लेयर रखी, तो जब आप इसकी सेकंड लेयर रखेंगे तो इस फर्स्ट लेयर की वजह से क्या हुआ था, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, सॉरी ये इसकी फर्स्ट लेयर है, तो इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक बन गया है वॉइड। और जब आप इसके ऊपर एक और रख देंगे तो ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा था वो भी इसको कवर कर जाएगा, तो इस तरीके से एक वॉइड बन जाएगी। कुछ इस तरीके से भी देख सकते हो, ये दिखाई दे रहा है सबको। यहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर दिखा रखी है, तो इस तरीके से यहाँ पर सबको दिखाई दे रही है कि एक ट्राइगोनल वॉइड बनी है। और जब इसके ऊपर एक और परमाणु को रख दूंगी तो जो परमाणु के ऊपर की तरफ जो वॉइड जा रही थी वो भी कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एक ट्राइगोनल वॉइड बन जाएगी। यहाँ पर अभी ट्राइगोनल है और जब मैं इसके ऊपर एक और परमाणु रख दूंगी तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में चेंज हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सबको दिखाई दे रहा है कि जब हम इस तरीके से, ये फर्स्ट लेयर हो गई और ये सेकेंड लेयर हो गई, तो यहाँ पर बीचों बीच एक छेद बन जाता है, बीचों बीच एक होल बन जाता है जिसको हम टेट्राहेड्रल होल कहते हैं या टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये इस तरीके से, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप सबको यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि हमको ये पता करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल्स होते हैं। कितने बॉडी डायगोनल्स हो सकते हैं, 4 बॉडी डायगोनल्स हो सकते हैं। और एक बॉडी डायगोनल पर 2 परमाणु बन रहे हैं, एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम्स होते हैं। ये आपको दिखाई देगा अभी यहाँ पर कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम्स हैं, 2, एक ये रहा। तो इस तरीके से एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम्स हैं, 2। तो टोटल बॉडी डायगोनल हैं क्यूब में 4 और एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम है, 2। तो टोटल निकल कर कितने आ गए, 8। इसका मतलब एक क्यूब के अंदर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, 8। ये क्वेश्चन आएगा कि एक क्यूब में कितनी टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं। आंसर है 8। कैसे है कि एक क्यूब के अंदर 4 बॉडी डायगोनल होते हैं और एक बॉडी डायगोनल पर 2 परमाणु होते हैं, तो 4 × 2 = 8। ये सबको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने यहाँ प्रॉपरली लिख दिया है, ठीक है। और ये आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर होती है क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी, हाँ एक डायग्राम ये भी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये अगर मैं एक बॉडी डायगोनल की बात करूँ तो एक बॉडी डायगोनल पर आपको दिखाई दे रही है कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये है और कुछ शेप इनकी इस तरीके से होती है। तो आई होप यहाँ सबको क्लियर हो गया होगा कि कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल वॉइड्स की शेप होती है और एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है आज का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स या फिर अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ये आपसे क्या कहता है कि जब पहली परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों को, पहली परत में जो चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी थी उनको दूसरी परत के विपरीत चतुष्फलकीय रिक्ति बनाते हैं। मैंने आपको ये कल भी समझाया था कि जब हम एक चतुष्फलकीय रिक्ति को, ये बनी एक चतुष्फलकीय रिक्ति, ठीक, इसको हम इसके अपोजिट दूसरी लेयर लगा देते हैं। वो अपोजिट दूसरी लेयर कैसे बनेगी कि जहाँ पर सिंगल है वहाँ पर तो कर दो डबल और जहाँ पे डबल है वहाँ पे कर दो सिंगल, मतलब यहाँ पे कर दो सिंगल और यहाँ पे कर दो डबल, ठीक है। तो इससे एक स्टार बनके आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। इसको अगर आप ढंग से देखो तो 1 2 3 4 5 6, एक ऊपर वाला और एक इसके पीछे वाला, तो टोटल 8 फलक उपस्थित हो जाते हैं इसके। इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके लिए करना क्या है कि पहली परत के विपरीत आपको दूसरी परत लगानी है, इतना करना है। पहली परत जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, आपको उसके अगेंस्ट दूसरी परत लगानी है, मतलब कि ऐसे,
ठीक। तो इसने बोला कि जब पहली परत की चतुष्फलकीय रिक्तियाँ दूसरी परत के विपरीत चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनाती हैं तो 4 फलक और 4 फलक मिलकर क्या बना लेंगे, 8 फलक। तो इसे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये 6 गोलों से घिरी रिक्ति है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने गोलों से घिरी रिक्ति थी, वो 4 गोलों से घिरी रिक्ति थी। और ये कितने गोलों से घिरी रिक्ति है, ये 8 गोलों से घिरी हुई रिक्ति है। यह अंतः केंद्र पर व किनारों के केंद्र पर उपस्थित होती है। अब इनकी पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए कि एक तो ये बॉडी डायगोनल पर होती है, अंतः केंद्र का मतलब होता है बॉडी डायगोनल। एक तो ये बॉडी डायगोनल पर होती है और दूसरा ये किनारों के केंद्र पर होती हैं। किनारे होते हैं ये, तो ये किनारों के केंद्र पर उपस्थित होती हैं। तो इनकी पोजीशन 2 जगह हो गई, ठीक है। और इनको हम ओ से अंकित करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको ये नीचे क्लियर कर रखा है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये एक क्यूब है प्रॉपर, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये प्रॉपर एक क्यूब है। अब इसको ध्यान से देखो, क्यूब को आपको दिखाई दे रहा है, इसका ऊपर वाला फलक है जहाँ पर बीचों बीच एक परमाणु है। ये इसका दूसरा वाला फलक है जहाँ पर बीचों बीच एक परमाणु है। ये इसका तीसरा वाला फलक है जिसके बीचों बीच एक परमाणु है। इसका चौथा वाला फलक, ये इसके आगे वाला फलक, फ्रंट वाला, ठीक है। और ये इसके बैक वाला फलक, पीछे वाला। और ये इसके बीचों बीच रखा है एक परमाणु। यहाँ पर परमाणु नहीं, सॉरी, यहाँ पर बनेगी ऑक्टाहेड्रल रिक्ति। सपोज कर लीजिए कि आप एक कमरे के बीचों बीच बैठे हुए हैं, तो आपके कमरे के साइड में एक बॉल है, राइट में एक बॉल है, आगे एक बॉल है, पीछे एक बॉल है, ऊपर एक बॉल है और नीचे एक बॉल है, और बीचों बीच क्या आ जाएगा, गैप। सपोज कर लीजिए आपने क्या किया, आपने किया ये कि आपने रखी एक यहाँ बॉल, एक रखी आपने यहाँ बॉल, ठीक है। उसके बाद आप अपने लेफ़्ट में एक बॉल रखते हैं, उसके बाद आप अपने राइट में, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी इसको प्रॉपर क्योंकि ये 2D में नहीं हो पाता है, बट फिर भी मैं एक कोशिश करने की कोशिश ही करती हूँ। ये एक रूम हो गया जहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर एक बॉल रखी, ठीक है, यहाँ आपने नीचे एक बॉल रखी, उसके बाद आपने अपने राइट में एक बॉल रखी, उसके बाद आपने अपने एक लेफ़्ट में बॉल रखी, और उसके बाद आपने अपने आगे एक बॉल रखी। अब उस आगे को मैं कैसे प्रेजेंट करूँ नहीं समझ आ रहा है, मैं यहाँ कर देती हूँ। और आपने अपने एक पीछे बॉल रखी, तो यहाँ बीचों बीच एक गैप क्रिएट हो जाएगा जो कि गोलाकार दिखाई देगा आपको। तो इस गोलाकार को ही हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। ये कुछ आपको दिखाई दे रहा है, मैंने अभी आपको बोला था ये इसकी फर्स्ट वाली लेयर है और ये इसकी सेकंड वाली लेयर है। फर्स्ट वाली लेयर के जस्ट अपोजिट सेकंड वाली लेयर होगी। सबको दिखाई दे रहा है, क्लियर हो रहा है सबको कि ये इसकी पहली वाली लेयर है और ये इसकी दूसरी वाली लेयर है। तो जब पहली वाली लेयर बनी थी तो उससे एक ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बनी हुई दिखाई दे रही है सब, सॉरी, उसको एक टेट्राहेड्रल रिक्ति बनी हुई सबको दिखाई दे रही है कि कुछ इस तरीके से रिक्ति बनी हुई है पहली वाली लेयर से, ठीक है। अब जब दूसरी वाली लेयर बना दी तो दूसरी वाली लेयर से एक और रिक्ति बन गई, और वो रिक्ति कैसी बन गई, कुछ इस तरीके की, ये दिखाई दे रही है सबको कि तो ये कुछ इस तरीके की रिक्ति बन गई। 6 फलक हो गए, एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, टोटल 8 फलक की रिक्ति ये बन गई, जो कि कुछ ओ शेप की हो जाती है और इसे हम ओ से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने यहाँ कोशिश भी करी है इस तरीके से प्रेजेंट करने की। ये एक आगे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये एक आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, और बीच में एक ओ बन जाता है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। ये एच का किनारा है, ये है किनारा, ठीक है। ये होते हैं किनारे, इस तरीके से ये होते हैं किनारे, और ये किनारों के बीचों बीच है। तो इसलिए मैंने ये दिखाया है। ये 2 मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि इन्होंने आपसे बोला कि एक तो बॉडी डायगोनल पर ऑक्टाहेड्रल रिक्ति बनती है और दूसरा एज के सेंटर पे या फिर किनारों के सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये इसकी पोजीशन दिखाई है। ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती हैं वो एक तो बनती हैं बॉडी डायगोनल पे, दूसरी बनती हैं एज के सेंटर पे, ठीक। अब ये 3+4 मैंने क्या किया है समझाती हूँ। अभी मैंने 3+4 1 क्या किया है, तो मैंने आपको बोला कि एक एज पर एटम का 1/4 पार्ट अंदर रहता है, ठीक है। जब हमने कॉर्नर की बात करी थी तो मैंने आपसे बोला था 1/8 रहता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब एज पर रखते हो, एज के बीचों बीच रखते हो, तब कितना रहता है, 1/4 रहता है। कैसे रहता है दिखाते हैं, समझते हैं, ठीक है। कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक परमाणु रखा है, यहाँ एक परमाणु रखा है, यहाँ एक परमाणु रखा है और यहाँ एक परमाणु रखा। कुछ इस तरीके से परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पर एक परमाणु रखा हुआ है, ठीक है। तो उसका 1/4 पार्ट ही इसके अंदर आता है, बाकी का सब बाहर रहता है। तो इसलिए ये आपसे बोल रहा है कि इसका 1/4 पार्ट जो होता है वो अंदर रहता है।
तो एक एच पर एटम का 1/4 पार्ट अंदर रहता है, तो इसलिए एक क्यूब के अंदर टोटल 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं टोटल। काउंट करके देखो, दिखेंगे, देखो, कोशिश करो इनको देखने की। देखो 1 2 3 4 5 नंबर डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, फिर ये हो गया आपके 6, उसके बाद ये हो गया आपका 7, उसके बाद ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 9, ठीक। फिर ये हो गया आपका यहाँ वाला, ये वाला हो गया आपका 10, ठीक। उसके बाद यहाँ हो गया आपका 11, ठीक है। और उसके बाद ये पीछे वाला हो गया आपका 12, या फिर शायद ये वाला रह गया है, कोई सा भी एक रह गया है। तो इस तरीके से टोटल 12 एजेस जो होते हैं एक क्यूब के अंदर होते हैं। तो जब टोटल 12 एजेस हैं, 1/4 पार्ट एच पर रहता है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 3। टोटल कितना आ गया? 3। तो 3 परमाणु तो एजेस के किनारों पर हो गए। बॉडी डायगोनल पे जब हमने परमाणुओं की संख्या पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि बॉडी डायगोनल पे एक परमाणु उपस्थित होता है। तो 3 + 1 कितने हो गए? 4। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एक क्यूब में टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं, तो कितनी होती हैं? 4, ठीक। टेट्राहेड्रल कितनी थी? 8। शॉर्ट ट्रिक है एक छोटी सी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि Z = N। N है यहाँ पर वॉइड्स, ठीक है। इन यहाँ पर वॉइड्स की N यहाँ पर संख्या आ जाएगी, और Z यहाँ पर सबको पता है कि परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो आपको जितना Z दिया हो उतनी तो हो जाएंगी आपकी N, मतलब वॉइड्स। और उसके अलावा अगर आपको टेट्राहेड्रल पूछे हैं तो Z में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका और 2 का, और ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो जितनी दे रखी है उतनी ही आपकी वॉइड्स हो जाएंगी। जितना परमाणु दे रखा है उतनी ही आपकी वॉइड्स हो जाएंगी। सपोज कर लीजिए अगर सिंपल के लिए बोला है तो सिंपल में परमाणुओं की संख्या थी 1, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितनी हो जाएंगी? 1, ठीक है। और टेट्राहेड्रल कितनी हो जाएंगी? 2 × 1 = 2। ओके, तो ये आपका एक शॉर्ट तरीका है। पोजीशन मैंने समझा दी है कि एक बॉडी सेंटर पे होती हैं, एक एच सेंटर पॉइंट पे होती हैं। डायग्राम भी देख लिया आप लोगों ने कुछ एक ये, और अच्छे से ध्यान से देखो। ये आपको दिखाई दे रही है कि ये नीचे वाली जो है वो फर्स्ट लेयर है और ऊपर वाली जो है वो सेकेंड लेयर है। तो जब आप इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड लेयर को बना देते हैं और आपको सबको क्लियर हो रहा है कि ये ऊपर वाली लेयर से सेकेंड वाली लेयर उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब फर्स्ट वाली लेयर से सेकेंड वाली लेयर उसके जस्ट अपोजिट है। अपोजिट होने पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ बन रही हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और यहाँ बन रही हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब एक सिंगल बनता है, जब एक सिंगल दिखाई दे रहा है तब तो बन रही है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जब दोनों मिक्स हो जाती हैं तब क्या बन रही हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब फर्स्ट और सेकेंड लेयर लगाते हो तो एक साथ ऑक्टा और टेट्रा दोनों बन जाती हैं। सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको समझ आ गया होगा ये वाला। और ये आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स मैंने कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी थी। तो ये आपको दिखाई दे रही है कि जब ये फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर है, इसको इसके अगेंस्ट लगाते हो, अपोजिट लगाते हो, तो बीच में गैप क्रिएट हो जाता है जिसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हो। क्लियर? ये यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि ये एक क्यूब दिखाई दे रहा है आप सबको, और इसके अंदर क्यूब में ये इस क्यूब के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से और यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना है और यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है। तो आई होप सबको ये टॉपिक आज का क्लियर होगा। इस तरीके से आपको ये अपोजिट डायरेक्शंस में भी दिखाई दे रहा है। ये एक स्टार ये रहा और फिर एक स्टार ये रहा। तो इस तरीके से आई होप आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा, वॉइड्स क्या होती हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आई होप सबको वॉइड्स का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, और जो समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइए।